हेलो स्टूडेंट्स, ये मॉडल पेपर 3 है और आज हम वर्णनात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें आज हम सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमें सभी खंड करना अनिवार्य होता है और इस प्रश्न में आपको 6 खंड करने के लिए मिलेंगे और प्रत्येक खंड के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे। तो हम इसका खंड का देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरमेय संख्या है। तो देखिए, आप जानते हो कि जो अपरमेय संख्या होती है उसे सिद्ध करने के लिए हम ये सिद्ध करते हैं कि जो दी गई संख्या है ये परमेय संख्या नहीं है, और यदि ये परमेय संख्या नहीं है तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि फिर ये निश्चित ही अपरमेय संख्या होगी। तो हम ये मान के चलते हैं, माना कि 5 + √3 बराबर a/b, और यहां जो b है इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि परमेय संख्या की डेफिनेशन यही होती है कि जो हर होता है वो कभी शून्य नहीं हो सकता। और अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। हम ये जानते हैं कि यदि किसी परमेय संख्या में किसी भी पूर्णांक को जोड़ा जाए या घटाया जाए या भाग किया जाए या गुणा किया जाए तो वो परमेय संख्या ही रहती है। तो इसी प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हुए मैं यहाँ दोनों पक्षों में से 5 माइनस कर रहा हूं, तो ये मिलेगा मुझे √3 बराबर a/b -5। मैंने यहाँ परमेय संख्या में से 5 को माइनस किया है, तो मुझे ये जो सॉल्व करने के बाद मिलेगी ये भी एक परमेय संख्या ही मिलेगी। ये होगा a-5b बटे b। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एक परमेय संख्या है, a-5b बटे b, और बराबर यहां बचा है √3। जबकि मैं जानता हूं कि ये जो √3 है ये क्या है, √3 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है, यानी हमने जिसे a/b माना था परमेय, वो जो परमेय संख्या है वो तो अपरमेय संख्या के बराबर है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी हमने परिकल्पना की थी, जो माना था, वो गलत थी। माना क्या था, हमने ये माना था कि a/b एक परमेय संख्या है, जबकि ये बात क्या सिद्ध हुई, ये बात हमारी असत्य सिद्ध हुई। जो हमने माना था वो यहाँ पर सही नहीं हुआ, अर्थात ये एक परमेय संख्या नहीं है। और ये एक परमेय संख्या नहीं है, a/b किसके बराबर है, 5 + √3 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो 5 + √3 है एक परमेय संख्या नहीं है। ये एक परमेय संख्या नहीं है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि 5 + √3 एक अपरमेय संख्या होगी। यही हमको इस सवाल में सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है ख, यदि cos a बराबर √3/2 है तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, cos a बराबर दिया है √3/2, तो हम ये लिख सकते हैं कि cos a बराबर, ये √3/2 है, ये cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि a बराबर यहां से क्या होगा, 30 डिग्री होगा।
अब मुझे मान किसका ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है sin 2a का। sin 2a बराबर sin 2 और a की वैल्यू हो गई यहाँ पर 30 डिग्री, और ये हो गया sin, और 2 का मल्टीप्लाई जब 30 में करेंगे तो 60 डिग्री, और ये sin 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, जो कि sin 2a की वैल्यू होगी यहाँ पर। अगला प्रश्न है ग, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये एक बेलन है, ये इसका आधार है, और इस आधार की जो त्रिज्या है r, ये हमने r मानी है यहाँ पर, और इस बेलन की जो ऊंचाई है वो मान लीजिए h है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि बेलन के आयतन का 2 गुना, यानी 2 गुणा आयतन बराबर होता है उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या, और उसकी आधार की त्रिज्या के गुणनफल के। तो देखिए, हम जानते हैं कि इस बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h, और वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πrh इंटू आधार की त्रिज्या r है, तो ये हो गया 2πr²h बराबर, इधर देखो r का मल्टीप्लाई जब r के साथ होगा तो 2πr²h, जो कि हमसे सिद्ध करवाया गया था कि ये 2 गुणा आयतन वक्र पृष्ठ गुणा त्रिज्या के बराबर होता है, और ये यहाँ होता है सिद्ध। इसको लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। अगला प्रश्न है, निम्न आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। इन दिए गए आंकड़ों से हमें माध्यिका की गणना करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो आंकड़े हमको इस तरह से दिए गए हैं, ये इसकी यहाँ बारंबारता f है और ये वर्गांतर दिए गए हैं। हम सबसे पहले इनकी संचयी बारंबारता निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 2, और 2 और 8 ये हो जाएगा 10, और 10 और 30 ये हो जाएगा 40, 40 और 15 होगा 55, 55 और 5 ये हो जाएगा 60। तो यदि यहाँ मैं कुल पदों की संख्या की बात करूं तो ये यहाँ 60 ही आएगा जब हम इनको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं n/2 की, जो कि यहाँ मिलेगी हमें 60/2 इक्वल टू 30। अब हम ये देखते हैं कि इस संचयी बारंबारता में नीचे से आपको ये देखना है कि ये 30 किस से कम है। तो हम देखेंगे ये 30 जो है इधर इस 40 से कम है और 10 से ज्यादा है। तो जिससे कम होते हैं उससे एक ऊपर वाली जो संचयी बारंबारता में संख्या होती है वो CF होती है, यानी इसको हम CF की जगह लगाएंगे, और इसी में ये वाली जो बारंबारता होती है ये F का काम करती है, और इसमें जो लोअर लिमिट होती है ये L का काम करती है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो H का काम करता है, यहाँ 10 है। तो जो माध्यिका निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो मीडियन बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F गुणा H। तो L की वैल्यू यहां से 20 है, प्लस n/2 की वैल्यू यहां से रखेंगे तो 30 है, माइनस और CF की वैल्यू यहां से रखेंगे तो 10 है,
अपॉन एफ यहाँ पर 30 है और एच जो है इन दोनों का डिफरेंस यहाँ 10 है। आगे सॉल्व करेंगे, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 20 प्लस 10 में से यहाँ 30 में से यहाँ 10 घटाएंगे तो 20 बटे और ये 3, और जब भाग देंगे तो ये आएगा 6.67 और दोनों को ऐड करने पर आएगा 26.67। तो यही इसकी माध्यिका होगी। अगला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए, ये कोई एक रेखाखंड है और इसके एक सिरे के जो निर्देशांक हैं वो 1,7 हैं और दूसरे सिरे के निर्देशांक 4,-3 हैं। और यहाँ कोई एक ऐसा बिंदु मान लीजिए P है x, y, जिसके निर्देशांक हमको ज्ञात करने हैं और ये बिंदु इसे 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो आइए इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो देखिए, इसे शॉर्टकट में करेंगे तो x बराबर, जब यहाँ x निकालेंगे तो इस x का मल्टीप्लाई इधर करना है आपको, यानी 1 गुणा 3, और इस आगे वाली x का गुणा इधर करना है, प्लस 4 गुणा 2 अपॉन में यहाँ m1 प्लस m2 होता है, यानी दोनों जो रेशियो होते हैं उनको ऐड कर देते हैं। तो ये x बराबर मिलेगा हमको 3 एकन 3 और 4 दूनी 8 बटे 5, या x बराबर 11 बटे 5। इसी प्रकार जब हम y बराबर ज्ञात करेंगे तो इस y का गुणा इधर करेंगे, 7 गुणा 3, प्लस इस y का गुणा इधर करेंगे, यानी -3 का गुणा 2 में करेंगे, बटे यहां फिर से वही दोनों रेशियो का योग होगा। y बराबर हो जाएगा ये 21 और माइनस के 3 दूनी 6 बटे 5, और y बराबर हो जाएगा ये 15 बटे 5 यानी 3। तो x और y के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 11 बटे 5,3। अगला प्रश्न है, च द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस समीकरण की तुलना कर लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यदि यहां से a बराबर हम तुलना करें तो 4, b बराबर मिलेगा 3 और c बराबर मिलेगा 5। तो यहां से सबसे पहले हम विभक्त कर d ज्ञात करते हैं, जिसका फॉर्मूला होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू c की वैल्यू 5, और ये हो जाएगा 9 माइनस 80, या ये हो जाएगा माइनस के 71। और यदि मैं ये कहूं कि इसके मूलों की प्रकृति की यदि बात की जाए तो ये अधिकल्पित मूल होंगे, क्योंकि d का मान नेगेटिव है, तो ये मूल जो है अधिकल्पित होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। लेकिन फिर भी यदि इनको ज्ञात करना ही है, वैसे आपके सिलेबस में ये नहीं आएगा, तो हम इसे ज्ञात कर देते हैं। x बराबर होगा माइनस के b प्लस अंडर रूट में d अपॉन 2a।
तो ये हो जाएगा माइनस के b की जगह 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 71 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 4। तो यहाँ से इसके दो मूल होंगे, एक -3 प्लस रूट में माइनस के 71 अपॉन 8 और इसके एक दूसरा मूल होगा -3 माइनस अंडर रूट में माइनस 71 अपॉन 8। हालांकि यहाँ ये जो अंडर रूट में माइनस है, इसे हटाने के लिए हम आयोटा का यूज करते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस से बाहर है। आपसे बोर्ड परीक्षा में ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यदि फिर भी आपको इसके मूल ज्ञात करने हो तो आप यहीं तक ज्ञात करना। हेलो स्टूडेंट्स, ये मॉडल पेपर 3 चल रहा है और ये खंड ब के वर्णनात्मक प्रश्नों का प्रश्न संख्या 2 है। और इस प्रश्न में आपको कुल 6 खंड मिलेंगे, जिनमें से केवल आपको 5 खंड ही हल करने होंगे और प्रत्येक खंड के लिए 4 अंक निर्धारित होंगे। तो इसका खंड क देखते हैं। 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि 2 चर वाले समीकरण बनेंगे इसमें और उसी से इसका हल करना है। तो माना कि जो हमारी मूल संख्या है उसका जो दहाई का अंक है, दहाई का अंक वो x है तथा जो इकाई का अंक है वो y है। तो हमारी जो मूल संख्या होगी, संख्या का जो फॉर्मूला होता है 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो ये हमारी मूल संख्या है। अब शर्त यह है कि एक तो इसके अंकों का योग 9 है। तो पहला जो समीकरण है x प्लस वाई बराबर 9, इन दोनों इकाई प्लस दहाई का जो योग है वो 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो अंक उलटने पर क्या होगा, जो इकाई है वो दहाई बन जाएगी और जो दहाई है वो इकाई बन जाएगी। और हमारी जो नई संख्या है, नई संख्या वो इकाई दहाई यदि यहां से पलट जाएगी तो 10 वाई प्लस एक्स बनेगी। अब दूसरी शर्त ये कहती है कि जो नई बनने वाली संख्या है वो मूल संख्या से 27 अधिक है, यानी कि जो नई वाली संख्या है इस पुरानी से 27 ज्यादा है। तो इस नई में से यदि मैं पुरानी संख्या को घटा दूं तो मुझे 27 प्राप्त होगा। तो मैं वहीं से दूसरा समीकरण बनाता हूं। नई संख्या में से मैं पुरानी संख्या को माइनस कर रहा हूं या मूल संख्या को माइनस कर रहा हूं, तो मुझे 27 मिलेगा, क्योंकि ये इससे 27 अधिक है। तो आगे इसे सॉल्व करेंगे। 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस y बराबर 27। ये हो जाएगा 10y में से यहाँ 1y माइनस करेंगे तो 9y और x में से 10x माइनस करेंगे तो माइनस 10x बराबर 27। और 9 का यदि हम दोनों पक्षों में डिवाइड करते हैं तो y माइनस एक्स बराबर 3। समीकरण नंबर 2। मुझे अब ये दोनों समीकरण हल करने हैं। तो मैं यहाँ
y बराबर यदि ज्ञात करूं तो मुझे ये x+3 मिल जाएगा। इस विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं और मैं इस y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देता हूं। तो समीकरण 1 से तो x प्लस और यहाँ y के स्थान पर x+3 बराबर 9, तो ये मिलेगा 2x बराबर, और 3 को इधर माइनस करेंगे तो 6, और x बराबर यहाँ 3 प्राप्त होगा जब 2 का डिवाइड 6 में करेंगे तो। और इस x के मान इस 3 को मैं यदि यहाँ लगा दूं तो मुझे y बराबर 3 + 3 यानी 6 प्राप्त होगा। और x तथा y के मान जो हमारी मूल संख्या थी उसमें लगाने पर 10 गुणा x यानी x के स्थान पर 3 प्लस y और y के स्थान पर 6, तो ये हो गया 30 + 6 बराबर 36। यही इस सवाल का आंसर होगा। अगला प्रश्न है ख। चित्र में यदि BD लंब AC तथा CE लंब यहाँ AB है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज AEC सिमिलर है त्रिभुज ADB, AD और B के। तो देखिए ये जो त्रिभुज दिए गए हैं ये हमें सिद्ध करने से पहले कुछ थ्योरी इसकी लिखनी होती है, उसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको गिवन दैट लिखना होगा, तो हमें गिवन दैट में ये जो दिया है इसे ही लिख लेते हैं कि BD लंब है AC पर तथा जो CE है ये लंब है AB पर, और हमें जो सिद्ध करना है उसे लिखेंगे टू प्रूव दैट के अंदर। तो हमें सिद्ध करना है ट्रायंगल AEC सिमिलर ट्रायंगल ADB। और आइए अब यहां से हम प्रूफ करते हैं। इस सवाल को हिंदी की अपेक्षा यदि इंग्लिश में ही लिखा जाए तो ज़्यादा आसान रहता है, इसलिए मैं इसे इंग्लिश में ही कर रहा हूं, लेकिन आपको साथ साथ हिंदी में भी समझते जाना है। तो मैं इन दोनों त्रिभुजों को लेता हूं। इन ट्रायंगल AEC एंड ट्रायंगल ADB, तो हमें यदि ये दोनों त्रिभुज AEC और ADB सिमिलर करने हैं तो हम जानते हैं कि हमें केवल और केवल यदि दोनों त्रिभुजों के दो कोण समान हो जाएं तो दोनों त्रिभुज सिमिलर हो जाते हैं। तो इस AEC का मैं देखता हूं, AEC का ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री है। एंगल AEC बराबर है इस ADB त्रिभुज के अंदर ये वाला जो एंगल है ये 90 है। तो एंगल ADB दोनों ही एंगल बराबर होंगे क्योंकि जो प्रत्येक कोण है दोनों में वो 90 डिग्री का है। इसी प्रकार AEC त्रिभुज का ये जो एंगल है A और ADB का भी है ये एंगल A, ये भी बराबर है क्योंकि ये एंगल दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। तो हम जानते हैं कि यदि दो एंगल बराबर हैं तो त्रिभुज सिमिलर हो जाते हैं, क्योंकि जो तीसरा कोण होता है किसी भी त्रिभुज का वो खुद ही बराबर होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो वो शेष कोण से ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहां पर
इसलिए ट्रायंगल ए ई सी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी बी के। और ये क्यों है, यहां लिख देंगे बाई ए क्राइटेरियन, और नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। और यदि आप इतना पेपर में कर देते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और ये सबसे शॉर्ट और इसका आसान तरीका है। अगला खंड दिया है ग, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसका समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए इस सारणी का यदि समांतर माध्य ज्ञात करना है तो पहले हमने सभी आंकड़ों को इस प्रकार उतार लिया है, और अब हम इसका x यानी मध्यमान निकालते हैं। तो 0 और 10 का जो मध्यमान होगा दोनों को ऐड करके आधा कर लेते हैं, तो ये 5 होगा। 20 और 10 का मध्यमान 15 होगा। 20 और 30 का मध्यमान 25 होगा। 30 और 40 का मध्यमान 35 होगा। और 40 और 50 का मध्यमान 45 होगा। यहां हम f इंटू एक्स ज्ञात करते हैं, तो 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25, 12 का गुणा 15 में यदि आप करोगे तो आपको 180 मिलेगा, और 25 का गुणा 25 में करने पर 625, और 10 का गुणा 35 में करोगे तो 350, और 45 का गुणा यदि आप 8 में करोगे तो 360 मिलेगा। तो यहां सिग्मा एफ एक्स यानी इन सब का योग करते हैं। 5 0 5 और 5 10 का 0 हाथ से लेकर यहां जोड़ देते हैं। 3 और 8 11 और 2 13 और 5 18 और 6 24, हासिल 2 यहां जोड़ेंगे। 3 और 6 9 और 3 12 और 3 15, ये 1540 है। यहां निकालेंगे हम सिग्मा एफ। 5 और 12 17, 17 और 25, 17 और 25 जोड़ेंगे तो ये 42 हो जाएगा। और 42 और 10 52 और 8 ये हो जाएगा 60। तो फॉर्मूला ये होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो आगे सॉल्व करेंगे। 1540 बटे 60, 0 से 0 कैंसिल, और 6 से जब 154 को काटा जाएगा तो 6 दूनी 12 3, और यहाँ 34 बचेगा। 6 पंजे 30, 40 बचे, और ये हो जाएगा 6 छिंग 36 और 6 छिंग 36, इस तरह से 25.67। खंड घ, निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक की गणना कीजिए। तो देखिए, बहुलक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F2 माइनस F0 गुणा H। लेकिन इन सब की वैल्यू इसी टेबल से हम ज्ञात करते हैं। इस टेबल में हमको क्या करना है कि जो सबसे अधिकतम बारंबारता है उसी को सबसे पहले देखते हैं। तो यहां सबसे अधिक जो बारंबारता है ये है 8 की, तो इसे माना जाता है F1। तो इससे जो एक पहले होगा वो F0 हो जाएगा, और इससे जो एक बाद होगा वो F2 हो जाएगा। और इसी F1 के सामने ये जो लोअर लिमिट है ये L होती है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है 5 में से 3 घटाने पर 2, ये H का मान होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ L का मान 3, यहां से लगाएंगे।
और F1 का मान यहाँ 8 माइनस F0 का मान 7, नीचे 2 गुणा F1 का मान 8 माइनस F2 का गुणा यहाँ से 2 माइनस F0 का मान रखेंगे तो 7 और गुणा H बराबर 2। ये हो जाएगा 3 प्लस 1/16 माइनस 9 गुणा 2, यानी 3 प्लस ऊपर 2 और यहाँ 7। ये हो जाएगा 3 प्लस 0 दशमलव, यहाँ भाग देंगे 20 हो जाएगा तो 7 दूनी 14 और 6 बचेगा, यहाँ से 7 8 56 और इसी प्रकार आगे बचेगा 3.28 ऐड करने पर हमको मिलेगा, जो कि इन आंकड़ों का बहुलक होगा। ये प्रश्न संख्या 2 का खंड 5 है। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है। ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 है। तो ध्वज खंड की लंबाई तथा बिंदु P की भवन से दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक इसका फिगर बनाते हैं। तो भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो मान लीजिए कि ये भूमि है, यहाँ बिंदु P है और यहाँ 10 मीटर ऊंचा एक शिखर है भवन का, और जिसके साथ यहाँ जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का है। यहाँ जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। ये पॉइंट Q मान लीजिए और इसे R मान लीजिए। और आगे दिया है कि इस भवन के शिखर पर एक ध्वज है। मान लीजिए ये ध्वज है और ये जो पॉइंट है यहाँ S है, और इस शिखर से बिंदु P का उन्नयन कोण यहाँ 45 दिया गया है। ये कोण यहाँ 45 है, यानी ये जो टोटल कोण है यहाँ तक पूरा ये 45 डिग्री है। तो हमें ये भवन की, ये ध्वज खंड की लंबाई यानी ये H मान लीजिए ज्ञात करनी है, और ये इसकी दूरी यहाँ D ज्ञात करनी है। यहाँ जो भवन की ऊंचाई है ये 10 मीटर दी गई है, और आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं त्रिभुज PQR में देखते हैं। तो ये होगा PQR, और यदि यहाँ से रेशियो 10 लिया जाए या 10-30 डिग्री लिया जाए तो ये मिलेगा, लंब यहाँ पर 10 है बटे आधार यहाँ पर D है। ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू 10/D, या D बराबर 10√3 मीटर, जो कि बिंदु P से इस भवन की दूरी होगी। यहाँ दूरी पूछी गई थी, तो एक तो ये इसका आंसर होगा। और हमें अभी ये H ज्ञात करना है, ध्वज खंड की लंबाई। तो मैं लेता हूं इन ट्रायंगल PQS में। तो यहाँ 10 45 अंश बराबर ये लंब हो जाएगा H + 10 बटे D 1/1, और H + 10, ये 10 45 की वैल्यू लगाई है 1, और D की वैल्यू यहाँ से 10√3।
यदि मैं पहले इधर से मल्टीप्लाई करूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो h प्लस 10 बराबर ये 10√3 मिलेगा और h बराबर हो जाएगा 10√3 माइनस 10। तो h जो लंबाई है ध्वजखंड की, ये हो जाएगी 10 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। यदि आपको इस प्रश्न में √3 की वैल्यू 1.732 दी गई हो, तो यही जो d का जो मान है ये 10 गुणा 1.732 और d बराबर 17.32 मीटर हो जाएगा। और ये जो h का मान है, यदि यहाँ वैल्यू आप लगाते हो तो ये हो जाएगा 10 गुणा, इसे माइनस करेंगे तो 0.732 और मल्टीप्लाई करने पर 7.32 मीटर ध्वजखंड की लंबाई आ जाएगी।